हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल दीपक ट्यूटोरियल्स में। चैप्टर सॉल्यूशन की प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करवाई थी। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, यानी कि असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म। लास्ट टॉपिक है सॉल्यूशन चैप्टर का, और आज सॉल्यूशन चैप्टर इस क्लास के अंदर पूरा हो जाएगा। लेकिन आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को एक छोटी सी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दी थी जिसको आप लोगों को सॉल्व करने के लिए बोला गया था। तो पहले देखते हैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखिए, क्वेश्चन आपको यह दिया गया था, बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 4 मोलर ग्लूकोज एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि 4 मोलर ग्लूकोज के एक्वस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा। वापिस समझिए आप लोग, 4 मोलर ग्लूकोज के एक्वस सॉल्यूशन का क्वथनांक और हिमांक क्या होगा। तो आप लोग ये देखिए कि जो सॉल्यूशन होता है, जो विलयन होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका क्वथनांक क्या होता है, टीबी होता है। तो आपको एक तो कैलकुलेट करना है टीबी। नंबर 2, जो सॉल्यूशन होता है, जो विलयन होता है, उसका हिमांक क्या होता है, तो वो होता है टीएफ। एक आपको कैलकुलेट करना है टीएफ, आपको टीबी कैलकुलेट करना है और टीएफ कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आप उनको छांट लीजिए जो चीज आपको फाइंड करनी है। इन दोनों को सोल्व करने के लिए आपको केबी की वैल्यू दी गई है 0.50 और केएफ की वैल्यू दी गई है 0.25। क्लियर। अभी अपन सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि अगर आपको टीबी फाइंड करना है तो टीबी फाइंड करने के लिए आप लोग क्या करोगे, डेल टीबी इज इक्वल्स टू, डेल टीबी क्या होता है, क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और ये होता है टीबी माइनस टीबी नॉट। टीबी आप लोगों को फाइंड करना है। टीबी नोट क्या होता है बताइए। तो टीबी नोट होता है शुद्ध विलायक का क्वथनांक, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। यहां पे प्योर सॉल्वेंट क्या है, तो 4 मोलर ग्लूकोज एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब जलीय विलयन, ग्लूकोज को जल में घोल करके विलयन बनाया गया है। तो प्योर सॉल्वेंट यहां पे क्या है, जल। तो टीबी नोट जो है वो क्या हो जाएगा, जल का क्वथनांक, यानी कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब अगर कहीं से आप लोगों को डेल टीबी की वैल्यू मिल जाए तो आप ये वाली वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। तो सबसे पहले आप लोग क्या निकालोगे, डेल टीबी निकालोगे। क्लियर ये बात। सबसे पहले आप क्या निकालोगे, डेल टीबी। तो देखिए डेल टीबी हम लोग कैसे निकालेंगे, डेल टीबी इज इक्वल्स टू केबी इनटू एम। बताओ केबी की वैल्यू आप लोगों को कितनी दी गई है, केबी की वैल्यू दी गई है आप लोगों को 0.50। तो 0.50 इनटू एम क्या है, एम है मोलेलिटी, यानी कि मोललता। आपको मोलेलिटी कितनी दी गई है, 4। तो जो सॉल्यूशन बना है उस सॉल्यूशन की मोलेलिटी कितनी है, 4 है। तो 0.50 इनटू 4 इज इक्वल्स टू 2। तो डेल्टा टीबी की जो वैल्यू आई वो आ गई 2 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जब वाटर के अंदर ग्लूकोज मिलाकर के सॉल्यूशन बनाया तो उस सॉल्यूशन के अंदर जो एलिवेशन हुआ बॉइलिंग पॉइंट में वो कितना हुआ, 2 डिग्री सेल्सियस का। प्योर वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो रहा था, 100 डिग्री सेल्सियस पे। एलिवेशन कितना हो गया, उन्नयन कितना हो गया, 2 डिग्री का। तो जो सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 100 + 2 यानी कि 102 डिग्री सेल्सियस। आप देख भी सकते हैं कि डेल्टा टीबी की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो 2 डिग्री सेल्सियस ये टीबी। अब यहां से आपको टीबी निकालना है। तो टीबी इज इक्वल्स टू डेल टीबी प्लस टीबी नॉट। ये कर दोगे 2 डिग्री सेल्सियस प्लस 100 डिग्री सेल्सियस। तो जो टीबी की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी आपके पास, 102 डिग्री सेल्सियस। ये आपके पास टीबी की वैल्यू आ जाएगी। तो क्लियर है ये बात, कोई डाउट नहीं यहां तक। इसी टाइप से आप लोगों को क्या निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन।
आपको सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। देखिए सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होता है TF। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट TF होता है, जिसको आप कैसे निकालते हो, तो देखिए TF डेल TF क्या होता है, डेल TF, तो डेल TF होता है फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन, हिमांक में अवनमन। और हिमांक में अवनमन को आप कैसे निकालते हो, TF नॉट माइनस TF, ये लीजिए TF आपको फाइंड करना है। TF नोट क्या होता है, तो TF नोट होता है प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, शुद्ध विलायक का हिमांक। यहां पे शुद्ध विलायक या प्योर सॉल्वेंट है क्या चीज, अगर एक्वस सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट है H2O। H2O का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो एक पैरामीटर आ गया आपके पास, एक वैल्यू, इसकी वैल्यू अगर आ जाए तो आप इसकी वैल्यू आराम से निकाल लोगे। तो सबसे पहले आप निकालो डेल TF। तो देखो डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू M। KF की वैल्यू आप लोगों को दी गई है 0.25, तो 0.25 इंटू मोलैलिटी कितनी है सॉल्यूशन की, 4, तो ये 4 इज इक्वल्स टू 1 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा TF की वैल्यू कितनी आ गई, 1 डिग्री सेल्सियस। और डेल TF इज इक्वल्स टू TF नॉट माइनस TF। क्लियर है ये बात, तो TF इज इक्वल्स टू TF नॉट माइनस डेल TF। और TF नॉट क्या है, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस माइनस डेल TF की वैल्यू कितनी आई, 1 डिग्री सेल्सियस। डेल TF की वैल्यू 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, तो TF की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 1 डिग्री सेल्सियस। यानी कि शुद्ध जल जो होता है, प्योर वाटर जो होता है, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है और 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता है। लेकिन जब आपने 4 मोलर ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन बना दिया, तो वो जो सॉल्यूशन है वो 102 डिग्री सॉल्यूशन पे तो बॉईल होगा और -1 डिग्री सॉल्यूशन पे फ्रीज होगा, जमेगा। अगर Kb की वैल्यू ये और Kf की वैल्यू ये है तो। क्लियर ये बात। अभी हम लोग आज की इस क्लास में पढ़ेंगे एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, असामान्य आणविक अनुसंख्यक गुणधर्म। देखिए आज का टॉपिक एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज यानी कि असामान्य अनुसंख्यक गुणधर्म। क्या होता है असामान्य अनुसंख्यक गुणधर्म, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों को एग्जांपल से समझा रहा हूं। देखिए आप लोग, सपोज आपके पास एक मोलर यूरिया का एक्वस सॉल्यूशन है, यानी कि आपने 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 1 मोल यूरिया डाली हुई है। प्योर जो वाटर होता है वो कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, बॉयल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। ये मान लो कि जब आपने 1 मोलर यूरिया का एक्वस सॉल्यूशन बना लिया तो वो सॉल्यूशन बॉयल होता है 102 डिग्री सेल्सियस पे। बताओ क्वथनांक में उन्नयन या फिर बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन कितना आ गया, 2 डिग्री का। कब, जब आपने 1 मोल सोल्यूट पार्टिकल मिला दिया तब। क्लियर। जब आप लोगों ने 1 मोलर ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन बनाया तो चाहे आप 1 मोल यूरिया डालो, चाहे आप 1 मोल ग्लूकोज डालो, इसका मतलब भी क्या है कि 1 केजी जल के अंदर 1 मोल यूरिया प्रेजेंट है। इसका मतलब ये है कि 1 केजी जल में 1 मोल ग्लूकोज प्रेजेंट है। सोल्यूट चाहे जो भी है, यहां पर जितना नंबर है उतना ही नंबर यहां पर भी है, तो इसका भी एलिवेशन कितना आएगा, 2 डिग्री सेल्सियस।
यानी ये वाला भी सॉल्यूशन 102 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ के गए हैं हम लोग। एक चीज और लेते हैं अपन, अगर आप लोगों ने एक मोलल NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लिया तो एक मोलल का मतलब क्या है, 1 kg सॉल्वेंट के अंदर 1 मोल NaCl डाला। क्लियर है ये बात? डाला, डालने पर जो सॉल्यूशन है उसके अंदर कितने डिग्री का एलिवेशन आएगा बॉइलिंग पॉइंट में? 2 डिग्री का। क्यों? क्योंकि यहां पर भी 2 डिग्री का है, यहां पर भी 2 डिग्री का है। तो जब 1 मोलल NaCl का एक सॉल्यूशन बनाया तो ये वाला सॉल्यूशन भी कितने डिग्री पर बॉयल होना चाहिए? तो मेरा आंसर है 102 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये वाला सॉल्यूशन 102 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल नहीं होता। इस सॉल्यूशन के अंदर जो एलिवेशन है वो 2 डिग्री सेल्सियस का नहीं आता। कितने डिग्री सेल्सियस का एलिवेशन आता है? तो मेरा आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस का। 4 डिग्री सेल्सियस का। तो जो सॉल्यूशन होगा वो कितने डिग्री पे बॉयल होगा? 104 डिग्री सेल्सियस पे। कितने पे? 104 डिग्री सेल्सियस पे। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? रियल में जो वैल्यू है वो तो 102 डिग्री सेल्सियस आ रही है। जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ी थी तो मैंने आपको ये बताया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है जो ओनली सोल्यूट पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करती है, विलेय पदार्थ के अणुओं की संख्या पे डिपेंड करती है। तो यहां पे जब 1 मोल का सॉल्यूशन है तो 2 डिग्री का एलिवेशन, जब 1 मोल ग्लूकोज का सॉल्यूशन है तो 2 डिग्री का एलिवेशन, फिर 1 मोलल NaCl के सॉल्यूशन में 2 डिग्री का एलिवेशन क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? सपोज मान लो मैं आपको वैल्यू दे दूं, Kb की जो वैल्यू है, Kb की जो वैल्यू है वो 2 है। Kb की वैल्यू 2 है। जब हम लोग डेल Tb निकालेंगे इस वाले सॉल्यूशन के लिए तो देखो डेल Tb इज इक्वल्स टू Kb इंटू m। Kb इंटू m पहले सॉल्यूशन के लिए Kb की वैल्यू 2 इंटू मोलरिटी 1 तो 1। कितने डिग्री का एलिवेशन? 2 डिग्री का एलिवेशन आ रहा है। नंबर 2 डेल Tb इज इक्वल्स टू Kb इंटू m। Kb की वैल्यू 2 इंटू दूसरे वाले सॉल्यूशन में मोलरिटी 1 तो 1। कितने डिग्री सेल्सियस का एलिवेशन? 2 डिग्री सेल्सियस का एलिवेशन जो कि आ रहा है। सॉल्यूशन नंबर 3 1 मोलर सॉल्यूशन तो डेल Tb इज इक्वल्स टू Kb इंटू m। Kb की वैल्यू 2 मोलरिटी 1 तो कितने डिग्री का एलिवेशन आना चाहिए? 2 डिग्री का, लेकिन नहीं आ रहा। कितने डिग्री का एलिवेशन आ रहा है? 4 डिग्री का। ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? तो जो एक्चुअल में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू आनी चाहिए क्या वो आ रही है? क्या नहीं आ रही, उससे डिफरेंट आ रही है। और डिफरेंट आ रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म। इसको समझने से पहले तो हम ये समझते हैं कि यहां पर 4 डिग्री का एलिवेशन कैसे आ गया अगर ये 1 मोल सॉल्यूशन है। तो देखिए आप लोग, यदि मैं किसी भी 1 kg वाटर के अंदर 1 मोल यूरिया डालूं तो यूरिया की कणों की संख्या कितनी हुई? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 होगा तो नंबर क्लियर। अगर मैंने 1 मोल ग्लूकोज डाला तो भी कणों की संख्या इतनी ही है, लेकिन एक टर्म होती है डिसोसिएशन यानी कि विघटन। NaCl, बताओ NaCl को जब पानी के अंदर डाला जाता है, NaCl को जब पानी के अंदर डाला जाता है, क्या ये Na+ और Cl- में नहीं टूटता? ऑफ कोर्स टूटता है। तो NaCl का पानी के अंदर डिसोसिएशन हो जाता है, विघटन हो जाता है। तो इससे क्या फर्क पड़ा? इससे फर्क ये पड़ा, आप लोगों ने 1 kg पानी लिया हुआ था, इसके अंदर आप लोगों ने क्या डाला? 1 मोल NaCl।
बाहर से आप डाल रहे हो, ये पानी बाहर से आप डाल रहे हो 1 मोल NaCl, लेकिन अंदर जाकर के वो क्या हुआ, Na+ और Cl- में टूट गया। उसने कितने Na+ दिए, 1 मोल, उसने कितने Cl- दिए, 1 मोल। तो जो 1 मोल NaCl था, जो 1 मोल NaCl था, वो 1 मोल Na+ प्लस 1 मोल Cl- में टूट गया। ये बात क्लियर? 1 मोल NaCl अंदर जाकर के 1 मोल Na+ और 1 मोल Cl- में टूट गया। Na+ की संख्या 6.023 × 10⁻23 और Cl- की संख्या इतनी ही। तो अब उस सॉल्यूशन के अंदर एक्चुअल में कणों की संख्या कितने मोल हो गई, 2 मोल। कितने मोल, 2 मोल। अगर 1 मोल थी तो एलिवेशन 2 डिग्री का हो रहा था, तो जब कणों की संख्या 2 मोल हो गई तो एलिवेशन कितना हो जाएगा, 4 डिग्री का। और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या आ जाएगा, 104 डिग्री। ये बात क्लियर है अच्छे से? NaCl जो है वो पानी के अंदर जाकर के डिसोसिएट होता है, विघटित होता है, और विघटित होने के कारण जो और सब यौगिकों का कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मान आता है वो इसका नहीं आएगा, इसका थोड़ा अलग आएगा। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू अगर अलग आती है उसी को हम बोलते हैं एब्नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म। कैसे अपन इस टाइप के क्वेश्चन को और सोल्व करते हैं उसको आप देखिए, पहले इसको नोट कीजिए। देखिए, अगर मेरे को 1 मोलर NaCl का बॉइलिंग पॉइंट निकालना था सॉल्यूशन का, तो डेल Tb का जो फॉर्मूला होता है वो तो यही होता है, Kb × m। Kb की वैल्यू आपको दी गई थी 2, सॉल्यूशन की मोलरिटी दी गई थी 1, आंसर आ रहा था 2 डिग्री सेल्सियस। लेकिन एक्चुअल में हमें पता है जब हम उस सॉल्यूशन को लैब के अंदर लेके गए, लेबोरेटरी के अंदर लेके गए, और फिर हमने जब वहां पे उस सॉल्यूशन को बॉईल किया तो वो 104 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हुआ, यानी कि एलिवेशन कितना आया, 4 डिग्री का। इसका मतलब हमको यहाँ पे Kb × m × 2 लगाना पड़ेगा, तो हमारा आंसर बन सकता है। लेकिन क्या मैंने आपको फॉर्मूले के अंदर ये बताया था कि Kb × m के साथ हम कुछ लगाएंगे, कुछ नहीं लगाएंगे। अगर 1 मोलर का सॉल्यूशन है, सपोज 2 डिग्री का एलिवेशन शो कर रहा है, अब अगर मैं आपको कहूं कि 1 मोलर CaCl2 का एक्वस सॉल्यूशन है, 1 मोलर CaCl2 का सॉल्यूशन है, तो डेल Tb की वैल्यू क्या आएगी बताइए। Kb × m, Kb की वैल्यू 2 आपको दी गई है, जो भी आपको दिया है वो पुट कर देना। मोलरिटी 1, कितने डिग्री का एलिवेशन आना चाहिए, 2 डिग्री का, लेकिन 2 डिग्री का नहीं आता। जब हम इस सॉल्यूशन को लेकर के गए, जब 1 मोलर CaCl2 के सॉल्यूशन को लैब में लेकर के गए और इसको बॉईल किया, तो वो बॉईल हुआ 106 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन कितना शो कर रहा है, 6 डिग्री का। 6 डिग्री का कैसे शो करेगा, तो 1 मोल CaCl2 जब एक्वस में जाता है तो ये देता है Ca+2, 1 मोल तो क्या देगा, Ca+2 और Cl- प्लस Cl-। 1 मोल CaCl2 कितने मोल में टूट गया, 3 मोल में। तो अभी सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट पार्टिकल 1 मोल नहीं है, 3 मोल है। 1 मोल अगर 2 डिग्री का एलिवेशन शो कर रहा है तो 3 मोल कितने का करेंगे, 6 डिग्री का करेंगे। तो इस बार हमको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, Kb × m × 3। लेकिन ऐसा तो कुछ हमारे फॉर्मूले में है ही नहीं कि हम Kb × m के साथ में कुछ लगाएं, क्या हम कुछ नहीं लगा सकते ऐसा। तो हम यहाँ पे 2, 3, 4 ये सब कुछ नंबर नहीं लगाएंगे, हम केवल फॉर्मूले के अंदर एक करेक्शन करेंगे और उससे हमारा एब्नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का पूरा फॉर्मूला सही हो जाएगा। तो वो करेक्शन क्या है वो देखिए आप लोग। फॉर्मूला था XB = P0 - P/P0। जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होती है वो XB के इक्वल होती है। नॉर्मल कंडीशन के अंदर ये फॉर्मूला बना था। नंबर 2, डेल Tb बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन, ये इक्वल होता है Kb × m के। नंबर 3, जो डेल Tf होता है वो इक्वल होता है Kf × m के। नंबर 4,
पाई इक्वल होता है CS T के। ये चार फॉर्मूला डिराइव करे थे। ये चारों फॉर्मूला तब होते हैं जब सोल्यूट पार्टिकल वाटर के अंदर जा करके, पानी के अंदर जा करके डिसोसिएशन या एसोसिएशन, संगुणन या वियोजन शो नहीं करता। अगर कोई यौगिक जल के अंदर जाकर के वियोजित हो गया, टूट गया, तो क्या इस फॉर्मूले से हम आंसर निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। उस कंडीशन में हमको फॉर्मूले के अंदर केवल एक करेक्शन करना पड़ेगा। वो करेक्शन क्या होगा? हम सब के अंदर क्या करेंगे? P नोट माइनस P अपॉन P नोट, वेपर प्रेशर में रिलेटिव लोडिंग इक्वल होती है XB के। मैं क्या करूंगा? इस XB को I से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्लियर बात? नंबर 2 देखिए, डेल TB बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन KB इंटू M इक्वल होता है, मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा I से। डेल TF फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन इक्वल होता है KF इंटू M के, मैं इसको I से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और नंबर 4 पाई इक्वल होता है CST के, मैं इसको I से मल्टीप्लाई कर दूंगा। चारों फॉर्मूले के अंदर मैंने केवल एक चीज ऐड कर दी, वो क्या है? I है। वो क्या है? I है। I से मल्टीप्लाई करते ही अगर एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगी तो भी उसका वैल्यू जो होगा वो एकदम करेक्ट आएगा। आप लोगों के पास में एकदम करेक्ट आएगा। I यहां पे है क्या चीज? तो I यहां पे है V आएगा 1/2 फैक्टर। I है यहां पे 1/2 फैक्टर, 1/2 गुणांक। I से मल्टीप्लाई करती है वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आएगी वो सही आंसर होगा अपना। जो अपने 4 नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी उसके अंदर भी आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। जो नॉर्मल फॉर्मूला था P नोट माइनस P अपॉन P नोट इज इक्वल टू XB, ये केवल तभी काम करेगा जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नॉर्मल है। लेकिन ये वाले फॉर्मूले तभी भी काम कर सकते हैं जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एबनॉर्मल है। ये वाला फॉर्मूला काम कर सकता है। सपोज मैंने KB की वैल्यू दे दी आपको 0.50। अब मैंने आपको ये दे दिया कि 1 मोलर एसिटिक एसिड तो डिसोसिएशन शो करेगा। मैंने आपको दे दिया 1 मोलर यूरिया दे दिया सपोज का एक्वस सॉल्यूशन है, और 1 मोलर MgCl2 का एक्वस सॉल्यूशन है। इन दोनों सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बताओ कितना आएगा? तो मैं क्या करूंगा? डेल TB आपको पूछ रही, बताओ कितने डिग्री सेल्सियस का एलिवेशन शो करेगा? तो डेल TB इज इक्वल्स टू KB इंटू M। ये पहला सॉल्यूशन, ये दूसरा सॉल्यूशन। पहले के लिए मैं निकाल रहा हूं डेल TB इज इक्वल टू KB इंटू M। हमको क्या पता है कि ये नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है? कौन से के अंदर मैं नॉर्मल वाला फॉर्मूला लगाऊं, कौन से के अंदर एबनॉर्मल वाला लगाऊं? तो ये जो फॉर्मूला है चारों, एबनॉर्मल वाले, असामान्य वाले, ये दोनों के अंदर काम आ सकते हैं, ध्यान रखना। तो मैं क्या करूंगा? मैं कर दूंगा डेल TB इज इक्वल्स टू I इंटू KB इंटू M। क्लियर? क्या ये यूरिया पानी के अंदर जाकर के विघटन शो करता है, डिसोसिएशन शो करता है? नहीं करता। I की वैल्यू 1, KB की वैल्यू 0.5 इंटू 1, यानी कि 0.5 डिग्री सेल्सियस का एलिवेशन शो करेगा। नंबर 2 डेल TB I इंटू KB इंटू M। KB की वैल्यू 0.5, मोलरिटी 1। I क्या है? तो क्या ये MgCl2 पानी के अंदर जाकर के डिसोशिएट होता है, विघटित होता है? तो होता है। कैसे? Mg के ऊपर चार्ज है +2, Cl के ऊपर चार्ज है -2। तो ये MgCl2 जब डिसोशिएट होता है तो कितने आयन देता है? एक तो देता है Mg+2 और 2 देता है Cl-। टोटल कितने आयन देता है? 3 आयन। तो I की वैल्यू यहां पे हो जाएगी 3 और आंसर आ जाएगा 1.5। तो कितने डिग्री का एलिवेशन शो करेगा? 1.5 का। क्लियर है? तो ये I लगा करके हम नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का भी शो कर सकते हैं
और एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का भी शो कर सकते हैं। ये बात क्लियर। अभी हम बात करेंगे ये आई निकालते कैसे हैं, आई की वैल्यू हम लोग निकालते कैसे हैं, इसको नोट करिए पहले। तो वैल्यूज ऑफ आई निकालने के वैसे तो 2-3 फॉर्मूलाज है, बट आपके ओनली एक काम में आएगा, आपके ओनली एक काम में आएगा, वो मैं बता दूं आप लोगों को। देखिए फॉर्मूला होता है पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन। यानी कि विघटन के बाद कणों की संख्या बट्टा विघटन से पहले कणों की संख्या। इस एक फॉर्मूले से आप लोग आई की वैल्यू एकदम आराम से निकाल सकते हो। तरीके और भी 2-3 हैं, लेकिन आपके क्लास के अंदर इस एक फॉर्मूले से हो जाएगा काम। आप इस एक फॉर्मूले को याद रखोगे, आपका काम आराम से हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले के अंदर क्या है, डिसोसिएशन भी जो होता है, जो विघटन होता है, वो 2 टाइप का होता है। कोई आयन ऐसे होते हैं जो कि कंप्लीट डिसोसिएशन शो करते हैं, कई आयन ऐसे होते हैं, कई यौगिक ऐसे होते हैं जो कंप्लीट डिसोसिएशन शो करते हैं, जो पूर्ण विघटित होते हैं। उसके अंदर तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी आई की वैल्यू निकालने में। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl, अगर ये कंप्लीट डिसोसिएट हुआ तो क्या करेगा, एक Na+ देगा, एक Cl- देगा, दिया। तो जब आप लोगों ने 1 मोल NaCl डाला, विघटित होने के बाद आपको कितने मोल मिल गए, 1 मोल और 1 मोल, कितने मोल, 2 मोल। तो पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन 2, पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन 1, तो आई की वैल्यू 2। ये लो, क्लियर है बात। इसी टाइप से नंबर 2, सपोज मैं आप लोगों को दूं BaCl2। अब बताओ BaCl2 आपको क्या देगा, एक तो आपको ये देगा Ba+2, एक आपको ये देगा Cl- प्लस Cl-, 2 प्लस है तो 2 माइनस आने जरूरी है। अगर आपने 1 मोल BaCl2 का लिया तो 1 मोल Ba, 2 मोल Cl, कितने मोल देगा, 3 मोल। पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन 3, पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन 1, तो BaCl2 के लिए आई की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ये बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं यहां तक। अभी आप देखिए, अगर मैं 1 मोल AlCl3 लूं तो ये मेरे को क्या देगा, Al+3 और Cl कितने देगा, 3 Cl देगा। तो 1 मोल तो ये और 3 मोल ये। डिसोसिएशन के बाद कितने मोल मिले, 4 मोल। डिसोसिएशन से पहले 1 मोल, आई की वैल्यू 4। अगर कोई यौगिक, अगर कोई मॉलिक्यूल कंप्लीट डिसोसिएशन शो करता है तो आपको आई की वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कई यौगिक ऐसे होते हैं जो आधे डिसोसिएट करते हैं, आधे डिसोसिएट नहीं करते, आधे तो वियोजित हो जाएंगे, आधे वियोजित नहीं होंगे। वहां पे थोड़ी सी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। देखते हैं अपन, जब कोई यौगिक इनकम्प्लीट डिसोसिएशन शो करता है, अपूर्ण विघटन शो करता है, तो आप उसका आंसर कैसे करोगे वो देखिए। इनकम्प्लीट डिसोसिएशन यानी कि अपूर्ण वियोजन शो करते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि CH3COOH क्या है बताओ, एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड आपको क्या देगा, CH3COO- और H+। 2 N दे रहा है कि नहीं दे रहा, दे रहा है। अगर मेरे पास 1 मोल ये है और ये कंप्लीट डिसोसिएशन शो कर रहा है, पूरा का पूरा विघटित हो रहा है,
तो मेरे को 1 मोल ये और 1 मोल ये मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं करता। अगर हमने 1 मोल डाला तो ये 1 मोल पूरा का पूरा डिसोसिएट नहीं करेगा, इसका कुछ पार्ट डिसोसिएट करता है। इसके लिए हमको दी जाती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसके लिए हमको दी जाएगी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वियोजन की दर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि वियोजन की दर, जिसको हम शो करते हैं अल्फा से। मान लो आपको अल्फा दे दिया गया 0.2 और 20%, दोनों एक ही चीज है। आपको 0.2 भी दिया जा सकता है, आपको 20% भी दिया जा सकता है। अगर 20% दिया है मतलब आपको 100 मोल में से दिया जा रहा है, और 0.2 दिया है तो आपको 1 मोल में से दिया जा रहा है। सपोज आप लोगों ने 1 मोल CH3COOH लिया, क्या ये पूरा का पूरा डिसोशिएट करेगा? नहीं करेगा। ये ओनली कितने मोल डिसोशिएट करेंगे? 0.2 मोल। बाकी के 0.8 मोल वो ऐसे कैसे पड़े रहेंगे, वो डिसोशिएट नहीं करेंगे। अगर आपको 100 मोल दिए तो कितने मोल डिसोशिएट करेंगे? 100 का 20% यानी कि 20 मोल। 20 मोल तो डिसोशिएट करेंगे, बाकी के 80 मोल डिसोशिएट नहीं करेंगे। इसके लिए आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए फॉर्मूला यही रहेगा, फॉर्मूला यही रहेगा, पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन बट्टा पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। वियोजन के पश्चात कणों की संख्या बट्टा वियोजन के पूर्व कणों की संख्या। देखिए 1 मोल आप लोगों ने लिया है CH3COOH, उसमें से कितने मोल डिसोसिएट कर रहे हैं? 0.2 मोल। कितने? 0.2, तो माइनस 0.2। ध्यान से समझना इस चीज को, 1 माइनस 0.2। ठीक है, क्लियर है बात? जो ये 0.2 मोल डिसोसिएट कर रहे हैं, ये आपको कितने आयन दे रहे हैं? 1 और 1 2। यानी कि जो 0.2 मोल डिसोसिएट हुए, उन्होंने 0.2 तो दिए ये वाले आयन और 0.2 दिए ये वाले आयन। क्लियर? अभी आप आई की वैल्यू निकालोगे, तो आई की वैल्यू के लिए आप लोग क्या करोगे? पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। क्या होता है पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन? तो ये प्लस ये सबको ऐड कर दो, तो देखो 1 माइनस 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.2 बट्टा पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन। वियोजन से पहले पार्टिकल कितने थे? तो कितना लिया था? ओनली 1, तो ये 1 माइनस 0.2 से प्लस 0.2 कैंसिल, तो 1 प्लस 0.2, 1.2 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 1.2। आई की वैल्यू कितनी आ गई? वह 1.2 आ गई। ये बात समझ में आ गई अच्छे से? कोई डाउट नहीं है? अभी कई स्टूडेंट जो सोच रहे होंगे कि जितनी आप लोगों को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दी जाती है, 1 पॉइंट उतना आई की वैल्यू आ जाती है। ऐसा नहीं है। मैं आपको एक और एग्जांपल लेके बताता हूं, फिर आप लोग देखिएगा। ये भी 0.3 और 30%, 0.3 नीचे लिख दे रहा हूं थोड़ा, अल्फा की वैल्यू 0.3 और 30%। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपने 1 मोल AlCl3 डाला तो 0.3 मोल ही डिसोसिएट करेंगे, ओनली 0.3 मोल ही। बाकी के 0.7 मोल डिसोसिएशन नहीं करेंगे, वो इसी फॉर्म में पड़े रहेंगे। अगर आपने 100 मोल AlCl3 डाला तो कितने मोल करेंगे? 30 मोल। ये तो इसका मतलब। अब आप लोगों को बोलते भाई आई की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी? आई की वैल्यू कितनी आएगी? तो देखिए आई की वैल्यू पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन। वियोजन के पश्चात कणों की संख्या बट्टा वियोजन से पूर्व कणों की संख्या। क्लियर? तो देखिए 1 मोल पार्टिकल मैंने लिया,
बताओ उसमें से डिसोसिएशन कितनों ने नहीं किया? 0.3 ने, तो माइनस 0.3। ध्यान रखना, जितनी आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दी जा रही है, जितनी आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दी जा रही है, वो यहां से माइनस, ये डिसोसिएशन करके 0.3 मोल जब डिसोसिएशन करेंगे तो क्या देंगे? देखो AlCl3 आपको क्या देता है? Al+3 प्लस 3Cl माइनस, यानी कि 4 आयन देता है कि नहीं देता? 4 आयन देता है। तो ये 0.3 जो डिसोसिएट कर रहे हैं, ये क्या देंगे? 0.3 प्लस 0.3 प्लस 0.3 प्लस 0.3, 4 आयनों में टूट जाएंगे कि नहीं टूट जाएंगे? टूट जाएंगे। अभी I की वैल्यू निकालो। पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, ये प्लस ये सबको ऐड कर दो, तो 1 माइनस 0.3 प्लस 0.3 प्लस 0.3 प्लस 0.3 प्लस 0.3 बट्टा पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन 1। इस 0.3 से ये 0.3 कैंसिल, 0.3 प्लस 0.3 प्लस 0.3 0.9, 1 प्लस 0.9 1.9 अपॉन 1, यानी कि I की वैल्यू कितनी आ गई? 1.9। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है ये बात? अभी मैं इसको 100 मोल मान करके भी कर सकता हूं। वो कैसे करूंगा? मान लो सपोज मैंने 100 मोल लिए, बताओ 100 में से कितनों ने डिसोसिएशन नहीं करा? 30 ने, तो 100 माइनस 30। इन 30 मोल ने डिसोसिएट होकर के क्या दिए मेरे को? 4 आयन दिए, तो 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30, ऐसे लिख दूं 4 बार, या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 4 इंटू 30। समझ में आ गई बात? पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, ये प्लस ये, तो 100 माइनस 30 70 प्लस 30 इंटू 4 120 बट्टा पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन, इस बार आपने कितने लिए थे? 100, ये 100, 120 और 70 190 बट्टा 100, यह आ गया 1.9, ये 1.9 आ रहा है। तो अगर आपको अल्फा की वैल्यू दी जाए तो आप लोग कैसे I की वैल्यू निकालोगे? ये बात क्लियर है? और ज्यादा बेटर क्लियर करवाने के लिए आपको मैं एक एग्जांपल और सोल्व करवा रहा हूं ताकि और ज्यादा समझ में आ जाए। देखिए आप लोग, Cl2 जिसके अल्फा की वैल्यू दे दी 0.4 और 40%, I की वैल्यू निकालिए। 1 मोल में से 0.4 मोल डिसोसिएट कर रहे हैं, तो 1 माइनस 0.4, ये 0.4 मोल डिसोसिएट होकर के देंगे क्या? तो MgCl2 कितने आयन देता है? 3 आयन। अब बारी बारी में मेरे को बोलने की आवश्यकता नहीं है, MgCl2 जो है वो आपको 1 मोल Mg+2 और 2 मोल Cl माइनस 3 मोल देगा। तो जो 0.4 डिसोसिएट हो रहे हैं वो 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.4 आयन देंगे। मैं डायरेक्ट लिख दूं 3 इंटू 0.4। I की वैल्यू निकालो। पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, ये प्लस ये, एक में से 0.4 माइनस कर दो, 0.6 प्लस 0.4 इंटू 3 1.2, 0.4 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो 1.2। पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन 1, 1.2 प्लस 6 1.8 बटा 1 इज इक्वल टू 1.8। ये I की वैल्यू आ गई। अगर मैं 100 मान करके चलता, 100 मोल मान लो मैंने लिए, डिसोसिएट कितने कर रहे हैं? 40। ये डिसोसिएट करके दे रहे हैं क्या? तो MgCl2 1 मोल के क्या देते हैं? 3 मोल। तो ये 40 मोल डिसोसिएट करके क्या देंगे? 3 इंटू 40। I की वैल्यू पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, ये प्लस ये, 100 माइनस 40 60 प्लस 40 इंटू 30 120। पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन 100, 120 प्लस 60 180 बटा 100
दैट इज इक्वल्स टू 1.8। तो जब कोई कंपाउंड कंप्लीट डिसोसिएशन करे तब तो कोई सोचने की दिक्कत ही नहीं है, और जब इनकम्प्लीट डिसोसिएशन करे तो आपको अल्फा की वैल्यू दी जाएगी, और उस अल्फा की वैल्यू को ध्यान में रखते हुए आप लोग आराम से किसी भी यौगिक के लिए आई की वैल्यू निकाल सकते हो। ये बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं इसमें। अभी हम एक न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें आपको डिसोसिएशन भी दिया गया हो, ठीक है। देखिए आप न्यूमेरिकल x का एक्वस सॉल्यूशन है 2 मोलर का, यानी कि 1 kg वाटर में 2 मोल आपने ये ऐड करा है। CH3COOH जो है वो बताओ डिसोशिएट होता है कि नहीं होता? होता है। आपको अल्फा की वैल्यू दे दी गई 0.4 दे दी गई, Kb की वैल्यू दे दी गई 0.50। अब आप ये बताओ इस सॉल्यूशन में बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन यानी कि डेल्टा टीबी कितना आएगा ये बताना है। आराम से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से आप लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, जितनी चीज आपको क्वेश्चन में चाहिए सारी की सारी आपको दी जाती है, बाकी आपको फाइंड करनी है। 2 मोलर CH3COOH का इक्वल सॉल्यूशन है, डेल टीबी की वैल्यू निकालनी है। तो आप देखिए डेल टीबी इज इक्वल्स टू Kb इंटू एम, होता है कि नहीं होता? होता है। Kb की वैल्यू आपको दी गई है, m आपको दिया गया है, अल्फा की वैल्यू दे दी। सपोज आपको अल्फा की वैल्यू ना दी गई तो आप ये सोचें कि ये वाला जो सॉल्यूशन है क्या ये इस पे आयन प्रेजेंट है कि नहीं है? तो है, CH3COO माइनस H+, आयन प्रेजेंट है। और अगर आयन प्रेजेंट है तो 1 मोल कितने मोल देता है? 2 मोल। 1 मोल 2 मोल देता है। आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं दिया गया, अगर अल्फा की वैल्यू नहीं दी गई मतलब ये पूर्णतया डिसोसिएट हो रहा है, ये कंप्लीट डिसोसिएट हो रहा है, तो आई की वैल्यू आपके पास 2 आई जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी जो मैंने आपको बताया आप फॉर्मूला क्या लगाओगे? डेल Tb इक्वल्स टू Kb इंटू एम इंटू आई। यहां पे CH3COOH की जगह कोई भी ऐसी चीज है जो डिसोसिएट नहीं हुई तो आपको क्या करना है? आई की जगह 1 लगा देना है। और अगर कोई ऐसी चीज है जो डिसोसिएट हो रही है तो आई की जो वैल्यू आए वो लगा देनी है। आई की वैल्यू 2 आती कब? जब ये कंप्लीट डिसोसिएट होता, लेकिन अभी आपको दे दिया गया कि अल्फा की वैल्यू 0.4 है। देखो Kb की वैल्यू 0.5 इंटू एम की वैल्यू 2 इंटू आई की वैल्यू, आई निकालो। आई कैसे निकालोगे? पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन बट्टा पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन। तो देखो 1 मोल मैंने लिया, बताओ कितना मोल डिसोसिएट नहीं कर रहा? 0.4। तो 0.4 जो 0.4 डिसोसिएट कर रहा है वो क्या देगा? तो ये 1 मोल कितने देते हैं? 2 मोल देते हैं। तो 0.4 मोल क्या देगा? 0.4 प्लस 0.4। ये इधर वाली वैल्यू आपको ऐसे पता चलेगी कि ये वाला कंपाउंड 1 मोल जब डिसोसिएट करता तो कितने मोल देता? 2 मोल। तो 0.4 मोल यदि डिसोसिएट कर रहे हैं तो 0.4 प्लस 0.4 आई की वैल्यू पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, ये प्लस ये तो 1 माइनस 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.4 पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन 1 माइनस 0.4 से प्लस 0.4 कैंसिल, 1 प्लस 0.4 1.4 बट्टा 1 1.4, आई की वैल्यू 1.4, ये 1.4। तो डेल टीबी जो है इसको इससे मल्टीप्लाई करा 1 आ गया, 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करा 1 को 1.4 से मल्टीप्लाई करो तो 1.4। ये लो 1.4 डिग्री सेल्सियस का एलिवेशन आ जाएगा। अगर मान लो यहां पे मैंने आपको दे दिया कि 2 मोलर ग्लूकोज, अब बताओ ग्लूकोज डिसोसिएट होता है क्या? नहीं होता, तो आपको ये वाली वैल्यू भी नहीं दी जाएगी। आप लोग फॉर्मूला लगाओ यही, Kb की वैल्यू 0.5, m की वैल्यू 2, I की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। अगर कोई ऐसा कंपाउंड था जो डिसोसिएट नहीं हो रहा है तो डेल Tb की वैल्यू आपके पास ओनली कितनी आ जाती?
1 डिग्री सेल्सियस, अदरवाइज कितनी आ गई 1.4 डिग्री सेल्सियस। अगर कोई यौगिक ऐसा है जो विलयन के अंदर जाकर के डिसोसिएशन कर रहा है तो क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू वही आएगी जो आनी चाहिए? नहीं आएगी। और अगर नहीं आएगी तो कुछ अलग आएगी, जो अलग आएगी उसी को हम बोलेंगे एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म, जिसके अंदर हम लोगों को I से मल्टीप्लाई करना है। और I क्या होता है? वॉन हॉफ फैक्टर। इसके लिए कोई यौगिक या तो कंप्लीट डिसोसिएट होगा या तो इनकम्प्लीट होगा। इनकम्प्लीट होगा तो आपको वैल्यू दी जाएगी एल्फा की। एल्फा होता है वियोजन की दर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कर लिया हमने। अभी हम लोग एक और टॉपिक करेंगे, रिलेशन बिटवीन I एंड एल्फा। I और एल्फा के बीच में एक रिलेशन अपन डिराइव करेंगे। वो कैसे होता है देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन, डेरिवेशन है छोटी सी, उसको आप लोग देखिएगा। I और एल्फा में रिलेशन पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन I एंड एल्फा। देखिए I होता है यहां पर, पहले ये बता दूं मैं, I होता है वॉन हॉफ फैक्टर, वॉन हॉफ गुणांक, और एल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वियोजन की दर। ठीक है। देखिए कोई भी आपके पास मॉलिक्यूल है, कोई भी आपके पास यौगिक है, मान लो अगर वो यौगिक डिसोसिएट होता है तो वो क्या देगा? वो आयंस देगा, वो आयंस देगा। जैसे NaCl है तो NaCl एक मॉलिक्यूल है जो क्या देता है? Na प्लस Cl माइनस, आयन दे रहा है। आपके पास एक मॉलिक्यूल है जो डिसोसिएट होकर के आयन कितने दे रहा है? NaCl 2 आयन देता है, MgCl2 3 आयन देता है, AlCl3 4 आयन देता है। तो मैं कितने मान के चलूं? मैं ये मान लूं एक मॉलिक्यूल है वो आपको n आयन दे रहा है। कितने दे रहे हैं? n आयन दे रहे हैं। इसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको दे दी गई कितनी? एल्फा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एल्फा दे दी गई। तो आप ये देखिए, अगर आपको मान लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये दे देगी 0.2, तो आप क्या करोगे? 1 माइनस 0.2। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एल्फा है तो 1 माइनस एल्फा यौगिक कितने आयन देंगे? n एल्फा। क्लियर है ये बात? I की वैल्यू पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन के बाद पार्टिकल्स का नंबर बट्टा डिसोसिएशन से पहले पार्टिकल का नंबर। ठीक है। तो आप ये देखिए, अब I की वैल्यू निकालने के लिए पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन क्या होता है? ये प्लस ये, तो देखो 1 माइनस एल्फा प्लस n एल्फा अपॉन पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन 1, तो ये 1 का किसी भी चीज में डिवाइड करो उतना ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 माइनस एल्फा प्लस n एल्फा ओनली। इस 1 को मैं इधर ला सकता हूं तो प्लस का माइनस में बन जाएगा। तो I माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस एल्फा प्लस n एल्फा बन गया। इस n एल्फा को मैं इधर लिख दूं, इसको बाद में लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं I माइनस 1 इज इक्वल्स टू n एल्फा माइनस एल्फा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर से अगर मैं एल्फा कॉमन ले लूं तो I माइनस 1 इज इक्वल्स टू एल्फा n माइनस 1। अब मेरे को अगर ओनली एल्फा निकालना है तो देखिए एल्फा
इज इक्वल्स टू i माइनस 1 है, इसके अपॉन में क्या आ जाएगा n माइनस 1, तो i माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, ये लीजिए, ये आपके पास एल्फा और i में रिलेशन आ गया। ये एल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये i वॉन्ट ऑफ फैक्टर, ये n क्या है कि कोई यौगिक डिसोसिएट होकर के कितने आयन देगा, NaCl है, n की वैल्यू 2, ये है तो 3, ये है तो 4, इस टाइप से n की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, लेकिन ये एक रिलेशन आ गया एल्फा और i में, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं 5 स्टार कर दूं, इसका मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर है ये बात, कोई डाउट नहीं। यहां तक अपना सॉल्यूशन चैप्टर जो है वो पूरा होता है। सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर जो भी चीज थी वो सारी की सारी मैंने आपको करवा दी सॉल्व, और सभी टॉपिक्स के न्यूमेरिकल जो थे वो भी देख लिए। अभी आपको मैं एक न्यूमेरिकल दे देता हूं आई के ऊपर बेस्ड, वॉन्ट ऑफ फैक्टर के ऊपर बेस्ड, क्योंकि यही लास्ट टॉपिक है जिसके ऊपर न्यूमेरिकल मैंने तो आपको करवा दिया, लेकिन आप लोग करोगे कैसे, तो मैं आपको एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं जिसको आप लोग करोगे। 2 मोलर AlCl3 का एक्वस सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन के लिए देखो Kb की वैल्यू मैंने आपको दे दी 0.40 एंड Kf की वैल्यू मैंने आपको दे दी 0.20। इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक जो होता है Tb ज्ञात करना है, एंड इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आपको ज्ञात करना है Tf। अब आपको पता है AlCl3 जो है वो पानी के अंदर जाकर के डिसोसिएट होता है, विघटित होता है, तो नॉर्मल केस नहीं है। I की वैल्यू आपको लगानी पड़ेगी, आपके लिए एल्फा की वैल्यू मैं दे दूं 0.5, ये लो। तो इस एल्फा के अकॉर्डिंग पहले आप I की वैल्यू निकालोगे, उस I की वैल्यू से क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे, I की वैल्यू लिखोगे, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मान आपको मिल जाएगा। तो ये एक न्यूमेरिकल है, लास्ट न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का, सॉल्यूशन चैप्टर का, जिसको आप खुद से सोल्व करिए। सॉल्यूशन चैप्टर यहां पर द एंड है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन कोई नेक्स्ट चैप्टर लेंगे जो मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगा। सॉल्यूशन चैप्टर आई होप आप सभी लोगों का क्लियर है, समझ में आ गया। फिर भी अगर किसी को कुछ भी डाउट हो इस क्लास में या प्रीवियस जितनी भी क्लास है, किसी भी क्लास में अगर कोई भी डाउट हो उसको आप कमेंट में डालिएगा, मैं आपको उसका आंसर श्योर बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।